पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में अकरम खान नाम का एक ताज रहता था। अकरम खान की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उनके पीछे 2 मासूम बेटियां छूट गई थीं। हालात की मजबूरी ने अकरम खान को दूसरी शादी पर आमादा किया और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सौतेली मां की निगरानी में छोड़कर तिजारत की खातिर शहर का रुख किया। आज 3 बरस बाद अकरम खान अपने गांव वापस आ रहे थे। घर के अंदर सौतेली मां ने दोनों बच्चियों को अपने सामने बुलाया और सख्ती से कहा, सुनो तुम दोनों, जरा कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज तुम्हारे अब्बा जान घर तशरीफ ला रहे हैं और उनकी आमद से पहले पहले घर के तमाम काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। समझ आई बात? अगर कोई भी काम अधूरा रहा ना तो फिर देख लेना, बाद में मुझसे शिकवा ना करना। जानती हो ना मेरी तबीयत, जब मुझे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने खौफदा होकर सर झुका दिया। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम निपटा देंगी। बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने बस सूखी रोटी खाई है। संगीत, सौतेली माँ ने आंखें तिरछी करके कहा, आज शाम को मिल जाएगा खाना, मगर याद रखना ये सारी बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना एक दिन संगीत भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अच्छी तरह जानती हो तुम दोनों मुझे। इतने में बाहर से तांगे की आवाज आई। सौतेली माँ फौरन बाहर दौड़ी। अकरम खान 3 बरस बाद घर वापस आए थे। अरे कैसी हो तुम, और मेरी बेटियां कैसी हैं? नजर नहीं आ रही। सौतेली माँ ने मुंह बनाकर कहा, तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको। मेरी तो जरा भी परवाह नहीं हुई आपको। मैं तो दिन रात घर का काम करके इस घर की नौकरानी बन गई हूँ। एक शौहर था इस घर में मेरा, वो भी आते ही अपनी बेटियों का हाल पूछने लगा मुझसे। मेरा तो हाल बुरा हो गया है। आपकी बेटियों को क्या होना है? बिल्कुल ठीक ठाक है, अकरम खान ने तसल्ली देते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वह दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है ना। हाँ, सब जानती हूँ। अच्छा रहने दो, आपकी बेटियां तो सारा दिन खेलने निकल जाती हैं और जुबान तो तौबा तौबा। आपकी बड़ी बेटी तो मुझे बात तक नहीं करने देती। तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान है उसकी और इतनी बदतमीज, क्या ही बताऊं। यह सुनकर अकरम खान की पेशानी पर शिकने पड़ गई। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं? कहां से सीख लिया ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया? घर में क्या चल रहा है? आज ही पूछूंगा मैं उनसे, जो जवाब देना होगा देकर ही जाएंगी। मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ जी, आप खुद पूछ लेना उनसे। मैं तो कुछ भी पूछती हूँ, झूठ बोल देती है। ना जाने झूठ बोलने की आदत संगीत कहाँ से लग गई है उन्हें। और तो और अब क्या छिपाऊं आपसे, घर से चोरी भी करने लगी हैं। अकरम खान के कदम रुक गए। क्या चोरी? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी बेटियों की परवरिश नहीं की? मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर गया था। अरे जी, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो तो मुझे माँ समझती ही नहीं। कुछ भी पूछो कि कहाँ जा रही हो तुम दोनों, तो जवाब तक नहीं देती। और आप देखना, जब आप उनसे उन सब हरकतों के बारे में पूछेंगे तो देखना मुझे ही झूठा कहेंगी और घर भर की बातों से मेरा ही मुंह काला हो जाएगा। और जब मैं उन्हें मारकर या डांट कर यह सब गलत काम छोड़ने को कहती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली माँ उन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? अकरम खान ने गुस्से से हाथ हिलाया। बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब जो करना होगा मैं खुद ही करूंगा। आने दो उन्हें। उधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गाय को चरा रही थीं। तभी बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, सफिया, बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब्बा जान भी पहुंच चुके होंगे, मैंने घास भी काट ली है। अम्मी से कहा भी था कि आज गाय को चराने हमें जंगल मत भेजो, मगर वह कब सुनती है हमारी। छोटी बहन सफिया ने संगीत फिक्रमंद आवाज में पूछा, दीदी, क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमारी सौतेली अम्मी संगीत करती हैं? अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी अम्मी तो सौतेली है, मगर हमारे अब्बा जान तो हमारे अपने अब्बा जान है। ऐसा मत सोचो। हाँ दीदी, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है कि अगर अम्मी मर जाए और अब्बा जान दूसरी शादी करके सौतेली अम्मी घर ले आए तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेले हो गए। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन करो, आज हमारे अब्बा जान हमें देखकर बहुत खुश होंगे, तुम देख लेना। मगर सच तो यह संगीत था कि छोटी बहन सफिया बड़ी बहन से ज्यादा समझदार और ज़हीन थी। दोनों अपनी गाय को लेकर अब घर की तरफ निकल पड़ी। घर पर अकरम खान बेचैनी से चहलकदमी संगीत कर रहे थे। आ जाने दो दोनों को, मैं खुद जाकर उनके कान खींच कर लाता हूँ। कहाँ मुंह काला करके घूम रही हैं। वो दोनों इस वक्त तक घर नहीं पहुंची। हद हो गई। बिल्कुल, आने दो। आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा आखिरी फैसला है। अब बस यह तमाशा, यह या लापरवाही इस घर में जरा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इतने में दोनों बहनें गाय को लेकर घर पहुंच गईं। अकरम खान ने उन्हें देखते ही गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम दोनों? 3 बरस बाद मैं आज इस घर में कदम रखता हूँ और यहाँ आकर देखता हूँ कि तुम दोनों घर पर हो ही नहीं।
यही तहजीब सीख कर रखी है। बाप लौटा है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई। अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गाय को चराने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको यह बात क्यों नहीं बताई? सौतेली माँ फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतना घास है और यह बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गाय को चराने जाती हूँ, मगर आज आपको दिखाने संगीत के लिए यह गाय को लेकर जंगल चली गई। अब्बा जान, अम्मी झूठ कह रही हैं। छोटी बेटी सफिया ने मिन्नत करते हुए कहा, अम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। हमने तो आज तक कभी अम्मी से इजाजत संगीत लिए बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अम्मी, अकरम खान ने सख्ती से हाथ उठाया। बस बस खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूंगा और कल हम तुम्हारी फूफी के घर चलेंगे। ठीक है। दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। क्या सच में अब्बा जान? अब्बा जान आप कितने अच्छे हैं। यह बात सुनकर आयशा और सफिया दो नो बबा ने खुद खुश हो गई और फिर सुबह का इंतजार करने लगी। इधर सौतेली माँ फिक्र में बैठी हुई खुद से ही कुछ सरगोशी करने लगी। अरे लगता है मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है और ऊपर से ये मच्छर कुछ सोचने ही नहीं दे रहे। अरे कुछ तो सोचो, सुबह उठने से पहले कुछ तो सोचो। उसे यह खौफ था कि उसका शौहर अब उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, तभी तो वह अपनी बेटियों को सैर कराने ले जा रहा है। इसी फिक्र में वो पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुई, इधर दोनों बहनें तैयार होकर अपने संगीत वालिद के पास चली गई और दूसरी तरफ सारी रात ना सो पाने की वजह संगीत से सुबह सुबह सौतेली माँ की आंख लग गई, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि उसका शौहर अपनी बेटियों को लेकर कब घर से निकल गया। अब्बा जान, हम दोनों तैयार हैं फूफी के घर जाने के लिए। हम अम्मी को बताकर निकलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी सो रही हैं, उन्हें अभी जगाना मुनासिब नहीं। चलो मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े लाया था, वो भी साथ ले चलते हैं। तुम लोग फूफी के घर कुछ दिन रहोगे तो काम आएंगे। ठीक है। हाँ अब्बा जान, ये ठीक रहेगा। चलिए आप भी हमारे साथ फूफी के घर रुकेंगे ना? मैं भी तुम लोगों के साथ फूफी के घर कुछ दिन रुकूंगा। चलो अब बातें बहुत हो गई, देर हो जाएगी तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इतना कहकर अकरम खान अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। ना जाने अकरम खान के दिल में क्या चल रहा था। चलते चलते वह लोग घर से बहुत दूर आ गए। जंगल की राह। आयशा ने परेशानी से पूछा, अब्बा जान हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो खुफी का घर भी नहीं है। हम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे पागल, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तुम दोनों रुको। अकरम खान ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और एक काम करो, यहाँ इर्द गिर्द देखो। यहाँ बेर की कितनी झाड़ियां हैं और देखो बेर कितने ज्यादा लगे हैं इन झाड़ियों पर। देखो मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ। तुम दोनों मेरे लिए चुनकर ले आओ। जब तक मैं खुद ना बुलाऊं तुम बेर चुनती रहना। ठीक है, सफिया ने खदश से कहा। पर अब्बा जान, शाम होने को है। अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा वक्त और लगेगा। तुम दोनों चलो जाकर चुनकर लाओ। मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो पास आ जाना। अपने वालिद की बात मानकर दोनों बेटियां बेर चुनते चुनते आगे बढ़ गईं। सफिया को थोड़ा शक तो हो रहा था, मगर फिर भी अब्बा जान के कहने पर वह खामोश रही और कुछ नहीं बोली। इधर दूसरी तरफ उनके वालिद ने बेटियों के जाते ही हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी जमीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतारकर उसी पर रख दी। फिर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। अरे अरे, ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। अब ये बंदर ही मेरा काम करेगा, मगर उसे तो थोड़ा लालच देना पड़ेगा। किस चीज का लालच दूं उसे? हाँ, बंदर का पसंदीदा खाना केला यही काम आएगा। अकरम खान ने अपनी टोपी पर बंदर को बिठाया और उसे केले देते हुए खुद घर की तरफ चल दिया। बंदर एक केला खाता हुआ आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों बाप खड़ा है, चुनो बेटियों बाप खड़ा है। आयशा ने कहा, देखो सफिया, अब्बा जान की आवाज आ रही है। वह हमें और भी बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक अब्बा जान कह रहे हैं हम तब तक चुनते रहते हैं। दोनों बहनें काफी देर तक बेर चुनती रहीं और इधर बंदर भी आवाज लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केला नीचे गिर गया। बंदर एकदम खामोश हो गया। अब बेटियों ने ध्यान दिया कि अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। सुनो सफिया, अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं अब्बा जान के पास, बहुत देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो गई है, अब तो रात होने को है। चलो चलो वापस चलते हैं।
दोनों बहनें दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां दरख्त के नीचे उनके वालिद आराम कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने अपने वालिद की जगह एक बंदर को बैठे देखा। बंदर को बोलते देखकर वो सारा मामला समझ गई। सुनो बेटियों, बाप खड़ा है। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। आयशा आपा अब सच कहती थी। हमारे अब्बा जान हमें इतनी दूर जंगल में सिर्फ छोड़ने आए थे और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम इस जंगल में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आयशा ने हिम्मत बांधते हुए कहा। सफिया, मुझे तो पहले से ही शक था, मगर अब रो नहीं। रोकर हम इस जंगल से थोड़े ना निकल सकते हैं। अब हमें अपनी मदद आप करनी होगी। चलो यहाँ से आज रात गुजारने का कोई ठिकाना ढूंढते हैं। कोई शहजादा तो अब आएगा नहीं हमें महल में ले जाने के लिए। अब चलो खुद ही कुछ ढूंढते हैं। दोनों बहनें चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंची, जिसे देखकर वह दोनों हैरान रह गईं। अरे सफिया, यहाँ चूल्हा भी है। लगता है यहाँ कोई रहता है। अंदर चलकर देख लेते हैं। क्या कहती हो? सफिया ने खौफ से कहा। अरे ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं। ऐसा ना हो कि किसी दूसरी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मगर क्या सच में हम इस घने जंगल में सारी रात बाहर गुजारेंगे सफिया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना अंदर चलकर देख लेते हैं। शायद रहने के लिए हमें कोई छोटी सी छत मिल जाए। क्या पता हमारे लिए कोई रास्ता भी निकल आए। अगर हमें रहने के लिए कुछ ना मिला तो यह संगीत, जंगल के खौफनाक जानवर हमें फाड़ कर खा भी सकते हैं। सफिया ने हिम्मत करते हुए कहा। आप ठीक कह रही हैं। डर तो बहुत लग रहा है, पर थोड़ा सा खतरा तो उठाना संगीत ही पड़ेगा, वरना हम रात भर इसी अंधेरे जंगल में भटकते रह जाएंगे। चलो आपा, हिम्मत करके चलकर देख ही लेते हैं। शायद अंदर हमें कोई सहारा मिल जाए। इतना कहकर दोनों बहनें हिम्मत करके अंदर चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा संगीत की झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है। यह देखकर वह खुश हो गई और फिर रात झोपड़ी में ही गुजारी और सुबह का इंतजार करने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल खाती और वहीं फल लेकर बाजार जाती और बची हुई कमाई से अपनी जरूरत की चीजें खरीद लाती और रात होते ही अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती। उनकी जिंदगी इसी तरह चलती रही और देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब दोनों बेटियां जवान हो चुकी थीं और देखने में इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन सफिया ने कहा, आपा आज मैं जंगल थोड़ा दूर तक जा रही हूँ। कुछ ताज़ा फल लाऊंगी ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल जाए। मेरे आने तक आप खाना बना देना, ठीक है ना आपा? पर सफिया, मुझे भी आज बाजार जाना था और वापसी पर घर का राशन भी लाना था। मैंने कल ही कुछ फल तोड़ लिए थे, वो खराब हो जाएंगे। आज बाजार जाना जरूरी है। सफिया की आंखों में परेशानी आ गई। आपा, मैं कभी कभी एक बात सोचती हूँ, मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूँ और आप घर में नहीं होती हैं तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं घर के चारों तरफ आपको ढूंढने लग जाती हूँ। मैं आपको खोने से बहुत डरती हूँ। आयशा ने प्यार से कहा। अरे ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, बताओ तो? और अगर कभी कहीं संगीत दूर जाना भी पड़ गया तो तुम्हें बताकर ही जाऊंगी ना, वादा। आयशा ने सोचते हुए मजीद कहा। और अगर कभी बता ना सकी और कहीं चली गई तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मगर अगर कभी ऐसा हो गया तो मैं कोई निशानी छोड़कर जाऊंगी तुम्हारे लिए। मगर निशानी क्या छोड़ूंगी? कुछ ऐसी निशानी जो मुझे तुम्हारे तक पहुंचा सके। ऐसा कुछ सोचो तो जरा। आयशा ने कहा। वैसे इस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाती हूँ बाजार। तुम कल के संगीत लिए फल तोड़कर ले आना, ठीक है? इतना कहकर आयशा बाजार की तरफ निकल गई और सफिया घर का कामकाज करने लग गई। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि जब वह बाजार जाती तो रास्ते में एक चादर से अपना चेहरा ढक लेती ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़े। इत्तेफाक से इसी रियासत का बादशाह भी जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। बादशाह सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था कि तभी बादशाह की नजर एक खरगोश पर पड़ी। वजीर साहब सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं। भूख से तो जान निकल रही है। ये शिकार हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी हुजूर, बेफिक्र रहें। मैं आज इस खरगोश का शिकार करके ही रहूंगा, आप बस देखते जाएं। इतना कहकर वजीर ने तीर चलाना शुरू कर दिया और फिर बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिर एक तीर जाकर खरगोश को लग ही गया। वाह वजीर साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आखिर आपने इस खरगोश का शिकार कर ही दिया। अब जल्दी जाएं, इसे उठाकर ले आए और इसे पकाने का इंतजाम करें जल्द से जल्द। मैं यहीं इस दरख्त के नीचे आपका इंतजार करता हूँ। जी जी हुजूर, जो हुक्म आपका, मैं अभी इसे पकाने का इंतजाम करता हूँ। वजीर ने ना बाई देखी ना दाई, खरगोश को उठाया और फिर जंगल में आग की तलाश में भटकने लगा। अरे हुजूर, भी ना यहाँ जंगल में आग कहाँ से मिलेगी? कहाँ से पकाऊं मैं इस संगीत खरगोश को? यह तो नामुमकिन है। तभी वजीर देखता है कि एक झोपड़ी के पास से धुआं निकल रहा है। अरे इतनी खूबसूरत संगीत लड़की और जंगल में लग रहा है खाना पका रही है। चलो खरगोश को भी यही पका लेता हूँ। मगर यह जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही है? क्या ये यहीं रहती है?
चलो चलकर इसी से ही पूछ लेता हूँ। सफिया ने तेजी से मुड़कर कहा, आप कौन हो यहाँ, क्या कर रहे हो, और मुझे चुपचाप देख रहे थे क्या? आगे मत बढ़ना वरना मैं आपके टुकड़े कर दूंगी। और यह तनबीह नहीं है, याद रखना। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने एक खरगोश का शिकार किया है, तो इसे पकाने के लिए मुझे आग चाहिए थी, तो इसीलिए यहाँ तक आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, आप पका लें और पकाकर जल्दी यहाँ से चले जाएं। सफिया इतनी खूबसूरत थी कि जब वजीर ने खरगोश को चूल्हे पर चढ़ाया तो उसकी तवज्जो सफिया की खूबसूरती पर भटक गई। इतना भटक गई कि खरगोश चलकर कोयला हो गया और वजीर को खबर तक नहीं हुई। सफिया ने गुस्से से कहा, हाँ ये तो सारा जल गया है, आपकी तवज्जो कहाँ है? अब ये जला हुआ खरगोश उठाइए और यहीं से जाइए। वजीर घबरा गया। हाय ये क्या हो गया? बादशाह सलामत तो आज मुझे मार ही डालेंगे। देखिए जाएं यहाँ से। आपने जानबूझकर अपना खरगोश जलाया होगा ताकि मैं आपको खाने को कुछ दे सकूं, संगीत, और यहाँ रुकने को कहूं, मगर ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से जाएं वरना मैं अपनी कुल्हा। शाह अपने होश खो बैठा। उसने आज तक ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। तभी वजीर ने बादशाह से पूछा, क्यों हुजूर, मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी खूबसूरती आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो क्या तीसरी मलका का बंदोबस्त किया जाए, क्या कहते हैं? नहीं नहीं वजीर साहब, अपनी मलका को ऐसे ले जाना ठीक नहीं। हम अपनी खूबसूरत संगीत मलका को पालकी में ले जाएंगे। अब चलो यहाँ से, कल हम अपनी मलका को लेने पालकी में आएंगे। इस तरह बादशाह और वजीर दोनों वहां से चले गए। आयशा को इतना महसूस भी नहीं हुआ कि कोई उसे चुपचाप देख रहा था। अगली सुबह दोनों बहनें आपस में बात करने लगी। आयशा ने सफिया को बताया, सफिया सुन, तो कल एक आदमी आया था, एक खरगोश उठाए हुए पागल ऐसा था कि उसकी इतनी संगीत तवज्जो भटकी कि पूरा खरगोश ही जल गया। बेचारा वही जला हुआ खरगोश खाया होगा उसने। आपा आप भी ना, अच्छा सुनो आपा, मैं आज जंगल जा रही हूँ, फल तोड़ने शाम तक आ जाऊंगी। झोपड़ी का दरवाजा अच्छे से बंद रखना, ठीक है? कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर सफिया वहां से चली गई। सफिया के चले जाने के बाद अब आयशा घर में अकेली थी। तभी आयशा ने घोड़ों के कदमों की आवाज सुनी। देखने के लिए आयशा झोपड़ी से बाहर आ गई। तब आयशा ने जो देखा वह देखकर हैरान रह गई। आयशा की बारात उसके दरवाजे तक आ गई थी। यह देखकर आयशा सब समझ गई। तभी वजीर उसके पास आया और बोला, मैं राजगढ़ के बादशाह असद खान का वजीर हूँ। हमारी सल्तनत के बादशाह आपसे निकाह करना चाहते हैं, क्या आप इस निकाह को कबूल करती हैं? आयशा ने जब यह सुना तो उसे यकीन ही नहीं आया जिसे उसके वालिद ने कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया था। उसी लड़की का निकाह बादशाह से होने वाला है। यह सोचकर आयशा की आंखें भर आईं और उसने बगैर वक्त गवाए फौरन हाँ कर दी। मुझे यह निकाह मंजूर है, मैं अभी अंदर से अपनी पोटली लेकर आती हूँ। निशानी आयशा झोपड़ी के अंदर गई और फिर हाथ भरकर सरसों के बीज संगीत उठा लाई और जैसे जैसे रास्ते से चलती गई बीज गिरते गए। अब आयशा इस झोपड़ी से जा चुकी थी। कुछ देर बाद सफिया भी वहां आ गई, मगर जब सफिया झोपड़ी में दाखिल हुई तो वहां कोई नहीं था। सफिया हर जगह अपनी बहन को ढूंढने लगी, मगर आज उसकी बहन वहां से जा चुकी थी। अरे आपा कहाँ चली गई? मुझे डर था और वही हुआ। आपा आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपा कहाँ हो तुम आपा? इस तरह आयशा को गए हुए 2 दिन बीत गए। वह महल की चकाचौंध में अपनी बहन को भूल ही गई, जबकि 2 दिन तक सफिया अपनी बहन का इंतजार करती रही। रात को बहुत तेज बारिश हुई, मगर जब सुबह हुई तो मंजर ही बदल गया था। जब सफिया सुबह उठी तो उसने देखा कि सरसों के पौधों की एक लंबी तार बनी हुई है। उसे देखकर वह समझ गई, तुम मेरी बहन मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गई, बल्कि मेरे लिए निशानी छोड़ गई है, ताकि मैं उन फूलों की वजह से आप तक पहुंच सकूं। ए ऊपर वाले, मुझे मेरी बहन से मिलवा दे। इतना कहकर सफिया उन फूलों से बने हुए रास्ते पर चलने लगी। चलते चलते वो बहुत दूर संगीत आ गई। तभी उसने देखा कि यही रास्ता किसी बादशाह के महल की तरफ जा रहा है। जैसे ही इस महल के बाहर पहुंची, उसका खूब इस्तकबाल किया गया, क्योंकि आज फूल उग चुके थे। उन्हें देखकर आयशा पहले ही समझ चुकी, संगीत थी कि उसकी बहन आज जरूर आएगी। आयशा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई और फिर अपनी बहन की शादी वजीर के साथ करवा दी। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी महल में रहने लगीं।